नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक और बार आप सभी का स्वागत है मेरे दिव्यांशु स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है जो हमारी कक्षा 11 है उसका जो संविधान यानी कि पॉलिटिकल की जो नोटबुक है बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इससे रिलेटेड जो है हमारी ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास के जो है हम लाइन बाय लाइन लॉन्ग भी नहीं कह सकते और शॉर्ट भी नहीं कह सकते, यानी कि याद करने टाइप एकदम एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक नोट्स हैं। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पर, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनमें जो है एक यहाँ 1.5 महीने से भी कम समय रह गया है। तो इस क्लास में हम इस चैप्टर के लॉन्ग भी नहीं कह सकते, शॉर्ट भी नहीं कह सकते, ऐसे नोट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी प्रस्तावना और मूल अधिकारों की भूमिका। भारतीय संविधान को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान माना गया है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान माना गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि संविधान में नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जो उनके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, कि नागरिकों को जो है कैसे कि नागरिकों को जो है संविधान में कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जो उनके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। कैसे अधिकार कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो अधिकार है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माने गए हैं। ये मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति को क्या बनाते हैं? तो व्यक्ति को स्वतंत्र बनाते हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं ये मौलिक अधिकार, और उस व्यक्ति की विकास के लिए उसको सुनिश्चित बनाते हैं। व्यक्ति को विकास को सुनिश्चित बनाते हैं यानी व्यक्ति को एक परिपक्व, गरिमापूर्ण जीवन जीने के प्रोत्साहन में और स्वतंत्र बनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि यही अधिकार बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, हमारी संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, उन्होंने जो है मौलिक अधिकारों का जो छठा मौलिक अधिकार है वो अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस मौलिक अधिकार को जो है संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा और हृदय किस अधिकार को कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। ठीक है, फिर हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वे अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, तो मूल अधिकार कौन से अधिकार हैं? तो मूल अधिकार वे अधिकार है जो भारत का संविधान है उसका जो भाग 3 है, भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 में जो वर्णित अधिकार है उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, और ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य है, यानी यदि किसी नागरिक का मूल अधिकार उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यानी कि ये अधिकार जो है न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य है। यदि किसी नागरिक का मूल अधिकार उल्लंघन होता है, ठीक है, तो वह सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और ये अधिकार जो है ये अधिकार नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति की सुरक्षा और शोषण से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये अधिकार नागरिकों को किन से मुक्ति प्रदान करते हैं? तो क्या क्या देते हैं? तो नागरिकों को ये अधिकार जो है नागरिकों को समानता देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, संस्कृति की सुरक्षा देते हैं, शोषण से मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें पढ़ते हैं कि संविधान में दिए गए 6 मूल अधिकार, संविधान में दिए गए 6 मूल अधिकार, ठीक है, जो मूल अधिकार है 6 ही मूल अधिकार है। तो सबसे पहला मूल अधिकार आता है समानता का अधिकार, यानी क्षमता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, और ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। क्या है? वर्णित है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, तो राज्य उस नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी जो भेदभाव है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट आता है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, जो छुआछूत संबंधी जो केस दर्ज होते हैं को पूरी तरह समाप्त किया गया है और इसे अपराध घोषित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत से लेकर लड़ाई करता है या आपको किसी नीची जाति का होने के कारण गाली देता है तो आप उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एफआईआर लिखा सकते हैं। ठीक है, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, उस पर केस लगा सकते हैं। ठीक है, ये छुआछूत का अंत करने के लिए इसे अधिकार में इसे शामिल किया गया है कि और अगला पॉइंट है कि सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में समान अवसर देने का प्रावधान। ठीक है, कि सरकारी जो नौकरियां हैं और शिक्षा संस्थान है उसमें सभी को एक समान अधिकार दिया जाए, ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, राजा महाराजाओं की उपाधियों को समाप्त किया गया। ठीक है, जो राजा महाराजा यानी कि जो पहले राजतंत्र चलता था वो सारी उपाधियाँ खत्म कर दी गई है, यानी कि अब लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र कैसा है कि जनता द्वारा जनता के लिए, ठीक है, जो तंत्र है लोकतंत्र कहलाता है और लोकतंत्र ही अभी इसी वर्तमान समय में चल रहा है, यानी राजा महाराजा यानी वाला राजतंत्र उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, फिर हमारे दूसरा अधिकार आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार क्या था? क्षमता का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और इसे अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है किस अधिकार को? तो फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम को। ठीक है, कि पहले इसका पॉइंट है कि नागरिकों को कई स्वतंत्रताएं दी गई है। नागरिकों को कई स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे कि पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, अपनी मर्जी अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा चुनने की स्वतंत्रता नागरिक को दी गई है। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, गिरफ्तारी के समय सुरक्षा अनुच्छेद 22 में दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट लगाया गया है कि ये स्वतंत्रताएं निर्बंधित नहीं हैं, यानी इन्हें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर सीमित किया जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ तीसरे मौलिक अधिकार की ओर। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इस अधिकार को किसमें? तो क्या अनुच्छेद 23 से 24 में रखा गया है। किसको? कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। ठीक है, ये अनुच्छेद किस में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 23 में दर्शाया गया है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उस पर केस दर्ज होता है। और अनुच्छेद 23 में है कि मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि कोई बच्चा किसी होटल में बर्तन धोता है तो यह अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। तो उस होटल बर्तन यानी कि चाय की होटल पे बर्तन धोता है या किसी खाने के ढाबे पे बर्तन धो रहा है तो उस ढाबे के मालिक या होटल के मालिक पर केस दर्ज होगा और उसे जेल होगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये उसने अनुच्छेद 24 का उल्लंघन किया है। ठीक है, फिर हमारा चौथा अधिकार आता है। चौथा अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। किस में रखा गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, फिर है कि राज्य किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि राज्य जैसे कोई भी राज्य होगा, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, उस राज्य में किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी कि यदि उसमें मुसलमान रह रहा है, हिंदू रह रहा है या ईसाई रह रहा है तो उन सभी को एक समान
एक धर्म के तौर पर एक समान नागरिकता दी जाएगी, एक समान व्यवहार किया जाएगा उसके साथ, ना ही किसी धार्मिक भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, धार्मिक संस्थान स्वतंत्र रूप से धार्मिक कार्य कर सकते हैं, परंतु सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन रहकर। कोई धार्मिक संस्थान है जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल है या फिर कोई धार्मिक संस्थान है जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, तो ये सब जो है धार्मिक संस्थान है, स्वतंत्र है कि सभी अपना अपना कार्य कर सकते हैं, परंतु सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन रहकर उसके अंडर में काम कर, ना कि अपना ही मतलब जो है से बोल बाला मतलब लाउड स्पीकर ऐसे कोई नहीं हो सकता है कि कोई नागरिक अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकता है लेकिन सड़क पर लाउड स्पीकर से शोर नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, देखिए कि कोई नागरिक अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया कोई भी नागरिक अपने मंदिर में, अपनी मस्जिद में, अपने चर्च में जा सकता है, वहाँ अपने जो है देवी देवता है उसकी जो है इष्ट उपासना कर सकता है, ठीक है, उसकी पूजा कर सकता है, लेकिन सड़क पर लाउड स्पीकर से शोर करना सीमित किया जा सकता है। यानी कि सड़क पर जो है जो मतलब रैलियाँ निकालते हैं उन्हें भी उनके जो लाउड स्पीकर्स चलाते हैं, जो ढोल वोल बजाते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है एक सीमित मात्रा में होना चाहिए कि यदि उसका स्पीकर्स का शोर किसी दूसरे के लिए हानि पहुंचा रहा है या फिर कोई जैसे कि लाउड स्पीकर करके मतलब किसी दूसरे को तंग कर रहा है तो उस पर केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पांचवा अधिकार कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 29 और 30 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है कि कोई सा भी वर्ग है, ठीक है, चाहे वो हिंदू वर्ग है, मुसलमान वर्ग है, ईसाई वर्ग है, ठीक है, उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो संस्थान मतलब कोई भी समुदाय है वो जो है अपना जो है शैक्षणिक संस्थान यानी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है खोल सकता है, स्थापित कर सकता है, उसे संचालित कर सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। राज्य उनके संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जो राज्य सरकार है उनके संस्थान या उनके जो शैक्षणिक स्कूल हैं उन पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, एक समान उसको दिया जाएगा। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा गया है कि मुस्लिम समुदाय अपने स्कूल चला सकता है और सरकार उन्हें सहायता देने से मना नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर जो है अगला और लास्ट छठा मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और यही जो है वो अधिकार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट छठा मौलिक अधिकार है कि इसके तहत, इस अधिकार के तहत व्यक्ति जो है अपने पिछले पांचों अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई भी मूल अधिकार छीन लिया जाए या उल्लंघन हो तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है किसी भी मूल अधिकार छीन लिया जाने या उल्लंघन होने पर। ठीक है, इसके लिए न्यायालय रिट जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। यह अधिकार अन्य सभी अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, और इसके बारे में एक और तथ्य बन रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को जो है संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा तथा हृदय कौन से अधिकार को कहा है? तो भाई संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में कि मूल अधिकारों की विशेषताएं। ठीक है, कि मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो ये न्यायालय द्वारा लागू योग्य है। ठीक है, कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों ही प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में कुछ अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 19। ठीक है, ये अधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लागू हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पांचवा पॉइंट आता है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख,
तो मूल अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। भाग चौथा ए और अनुच्छेद 51 में, ठीक है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना, ठीक है। ये किस में आते हैं? तो मूल कर्तव्य में आते हैं, मौलिक कर्तव्य में आते हैं। फिर हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर कि इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकला है। तो इस चैप्टर का निष्कर्ष निकला है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश नागरिकों को एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। तो क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का समावेश है वो किस लिए है? तो नागरिकों को एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। तो ये सारे मूल अधिकार हैं, व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन देते हैं, सुरक्षित जीवन देते हैं तथा सम्मानजनक जीवन देते हैं और स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कौन से अधिकार? तो कि मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 के तहत आने वाले, ठीक है। फिर इस अगला पॉइंट है कि ये अधिकार केवल नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देते बल्कि राज्य को भी उनके दायित्व का बोध कराते हैं। ये जो अधिकार है केवल नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देते बल्कि राज्य को भी उनके दायित्व का बोध कराते हैं कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ठीक है। वो किसी भी संस्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, किसी भी धर्म का हो, जैन हो, उसके किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं कर सकता। सभी जो है एक समान होंगे, ठीक है। फिर जो है ये एक सशक्त लोकतंत्र की नींव तभी रखी जा सकती है, एक सशक्त लोकतंत्र की नींव तभी रखी जा सकती है जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का पालन करे, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब जो है मैं इस चैप्टर से बनने वाले इम्पोर्टेंट MCQs बता रहा हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लिखित हैं? तो बी भाग 3 में उल्लिखित है। समानता का अधिकार संविधान में किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो समानता का अधिकार जो है किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका जो है उत्तर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 13वां प्रश्न आ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो इसमें से जो है आपको सही उत्तर जो बताना है कमेंट में, ठीक है। सही उत्तर जो है कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर यहाँ आता है चौथा प्रश्न क्या है? हैबियस कॉर्पस रीट का उद्देश्य क्या होता है? तो हैबियस कॉर्पस रीट का उद्देश्य होता है बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करना। बाकी जो है कि मैंने 4 जो है MCQs को आपको बोलकर बताया है। बाकी आप देख सकते हैं कि 5वां प्रश्न है स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितनी स्वतंत्रता शामिल है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन सा कार्य निषिद्ध है, ठीक है। अनुच्छेद 17 किसके संबंधित है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर 8वां कि धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अल्पसंख्यक को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। रीट कौन सा न्यायालय जारी कर सकता है, ठीक है। ये हमने इतने देखे। 12वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, ठीक है। फिर यहाँ है 14वां किस व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? यह किस अनुच्छेद का भाग है? तो ये 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ये भी आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। तो आपने गौर किया कि इसमें जो है बहुत सारे जो अधिकार में है अनुच्छेद 19 लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद जो 19 है उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसी के साथ जो है आपका जो ये चैप्टर जो है समाप्त होता है, ठीक है। और आपने अभी देखा है दिव्यांशु स्टडी पॉइंट DSP, ठीक है, दिव्यांशु सर द्वारा, ठीक है। और ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। इसी के साथ एक और चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है रिवीजन के तौर पर। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए और भी शानदार और परीक्षा में आने लायक
ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे नोट्स लाते रहें जिससे आपकी तैयारी और भी शानदार हो सके और आपकी तैयारी को चार चांद लग सके। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और अगली बेहतरीन और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए राम।